पहले वाली वीडियोस में देखा कि आपने इस चैप्टर में होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ रहे हो। होम्योस्टेसिस के 3 मेजर कैटेगरीज बेटे आपने पढ़नी है। जो पहले आपने एक कैटेगरी पढ़ी है वो ओस्मोरेगुलेशन है, सेकंड हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे एंड लास्ट जो कैटेगरी होम्योस्टेसिस के अंदर पढ़ोगे वो थर्मोरेगुलेशन है। सो ये आपकी सेकंड कैटेगरी आज हम स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह से हमने ओस्मोरेगुलेशन में पहले प्लांट्स के अंदर देखा था, फिर एनिमल्स के अंदर स्टार्ट किया था, उसी तरह से एक्सक्रीशन को पहले हम प्लांट्स में देखेंगे, फिर हम एनिमल के अंदर इसको स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले जिस तरह से ओस्मोरेगुलेशन में आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी, फिर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर उसकी अडेप्टेशंस पढ़ी थी, उसी तरह से एक्सक्रीशन की भी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। वो देखने के बाद फिर हम प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर देखेंगे कि उनके एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन कौन सा है और वो किस तरह से करते हैं। सो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। और डेफिनेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, आपको MCQs में पूछी जा सकती है। सो आपको इसको याद करना है। सो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ 2 डेफिनेशंस हैं आपकी बुक में, आपने दोनों ही याद करनी है। First definition is removal of nitrogenous waste फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये फर्स्ट डेफिनेशन है कि किसी भी नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को आप एक्सक्रीशन कहते हो। नाइट्रोजनस वेस्ट आप लोगों ने पार्ट 1 में जब बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सेकेंड चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा था कि 4 इम्पोर्टेंट आपके बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपने पढ़ा था कि जस्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वाइल कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के अंदर आपने कोई भी नाइट्रोजन का कंपोनेंट नहीं पढ़ा था। सो एक्सक्रीशन के अंदर हमने स्पेसिफिकली नाइट्रोजनस वेस्ट की टर्म यूज की है। इट मीन्स कि यहाँ पे किसके मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, प्रोटीन्स की प्लस न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है। सो जब भी मेटाबोलाइज होंगी प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, तो उनका जो वेस्ट है उसके रिमूवल को आप कहते हो कि ये एक्सक्रीशन है। बिकॉज जब आपने इनके स्ट्रक्चर्स पढ़े थे सेकेंड चैप्टर में पार्ट 1 में, तो कार्बोहाइड्रेट्स में और लिपिड्स में कोई भी नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं था। सो उसके रिमूवल को फिर आप एक्सक्रीशन नहीं कह सकते। बट एक सेकेंड डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट डेफिनेशन है एंड सेकेंड डेफिनेशन इज एलिमिनेशन ऑफ wasteful metabolites mainly of nitrogenous nature। ओके, सो सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हाईलाइट टर्म आपने करनी है, फर्स्ट डेफिनेशन में जस्ट आपने बताया कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनकी रिमूवल को आप एक्सक्रीशन कहते हो। सो ये इसमें कीवर्ड्स है। सेकेंड डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स हैं वो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, मेटाबोलाइट्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो रही है या फिर उसके प्रोडक्ट में आपको मिलती है। ठीक है, सो मेटाबोलाइट्स यहाँ पे मेटाबॉलिज्म से रिलेट कर रहा है। सो कोई भी मॉलिक्यूल जो कि मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो रहा है। ठीक है, ओके। सो मेटाबोलाइट्स हमने बात की, उसके साथ साथ हमने लिखा है वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स। वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मीन्स के मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज़ होने वाली या प्रोडक्ट में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। वो वाटर भी हो सकता है, वो कोई गैस भी हो सकती है, इसके अलावा कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के अंदर
अननेसेसरी है उसके रिमूवल को, उसे आप कहते हो कि ये एक्सक्रीशन है। ये आपकी सेकेंड डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजनस वेस्ट आपने उसके अंदर हाईलाइट करना है, वाइल सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स की एलिमिनेशन को आप कहते हो। वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स क्यों बोला है? मेटाबोलाइट्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस हुई है, और मेटाबॉलिज्म आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें आप कहते हो। ठीक है, सो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स कोई गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस तरह से मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होती है, वाटर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के लिए अननेसेसरी है उसके रिमूवल को आप कहते हो ये एक्सक्रीशन है। ठीक है, सो ये दोनों डेफिनेशंस बेटे आपने याद रखनी है। फर्स्ट में आपने जस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट बताना है, और सेकेंड में सारे मेटाबोलाइट्स को जो कि बॉडी के लिए अननेसेसरी हैं उनके लिए आपने ये टर्म यूज करनी है। ओके, सो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन के बाद इसके इंट्रोडक्शन में ही एनिमल्स एंड प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का जस्ट एक आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। उन्होंने इसकी डेफिनेशन के साथ ही बताया हुआ है, लेकिन बिकॉज हमने इसकी आगे डिटेल पढ़नी है प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, तो आगे फिर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन के साथ चीज़ें बताई हुई हैं कि एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है और प्लांट्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। लेकिन आगे हम इसी टॉपिक में ही डिटेल इनकी वन बाय वन पढ़ेंगे। सो बिकॉज इंट्रोडक्शन के साथ ही बताया हुआ है तो आपको यहाँ से भी पढ़ना है, बिकॉज ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सो एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट बताया हुआ है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ओके, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं एनिमल्स के अंदर हम देखने लगे हैं। तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर बेटे आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हम फूड में यूज करते हैं और लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हमारी बेसिक जो नीड्स हैं वो हम यूज करते हैं। ओके, जो आपने फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स को कंज्यूम किया होता है, जब इसको मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट करवा दिया जाता है, तो जो एक्सेस अमाउंट में चीजें बच जाती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, आपको रेस्पिरेशन की इक्वेशन आप पता है कि कोई भी फूड, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को ले रहे हैं, इसे आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाया, एटीपी में मॉलिक्यूल एक एनर्जी का बनाया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपके बाय प्रोडक्ट हैं। तो एटीपी को आपने यूज कर लिया एक्टिविटीज के लिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि प्रोड्यूस हुए हैं ये एक्स्ट्रा हैं, ये वेस्ट हैं आपकी बॉडी के लिए, तो ये फिर आपके क्या हो जाएंगे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मीन्स के वो सारी चीजें जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस में रिमूव करवाई जाएंगी। ठीक है, ये एनिमल्स के केस में हमने पढ़ा है कि एनिमल्स में जब कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स को ब्रेक डाउन करवाया जाता है, तो ब्रेक डाउन करवाने के बाद ये एटीपी तो आपने अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर लिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्सेस अमाउंट में है इसे आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दोगे। ठीक है, सो एनिमल्स के केस में अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वाइल अगर आपने प्रोटीन्स ओके, अगर आपने फूड के अंदर प्रोटीन्स या फिर कोई भी न्यूक्लिक एसिड था या न्यूक्लियोप्रोटीन्स थी, न्यूक्लियोप्रोटीन्स बेटे आपको पता है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, ये भी आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। ये न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स के कंबाइन करने से मिलके बना है। तो प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स जब इनकी ब्रेक डाउन करवाई जाती है तो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो है अमोनिया, यूरिया एंड लास्ट वन इज यूरिक एसिड। ये आगे आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे
कि प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स जब मेटाबोलाइज होंगी, जब ब्रेक डाउन करवा के आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, तो किस केस में अमोनिया में कन्वर्ट होंगी, किस केस में यूरिया में, और किस कंडीशन में यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होंगी। ये आगे आने वाले चैप्टर्स में इंशाल्लाह हम आगे फिर आने वाले टॉपिक्स में इंशाल्लाह फिर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये आपका इंट्रोडक्शन के अंदर गिवन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन एनिमल्स की एक्सक्रीशन बहुत डिटेल के साथ इंडिविजुअली हर एनिमल के साथ अभी हमने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ना है। तो एनिमल्स के साथ साथ यहाँ पे प्लांट्स का भी जस्ट एक इंट्रोडक्टरी टर्म बताई हुई है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से हो सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों डेफिनेशंस और एनिमल के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एनिमल्स के दो तरह के हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को ब्रेक डाउन करवाया है तो आपके वेस्ट जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे। वेस्ट कौन सी चीजें हैं ब्रेक डाउन करवाने के बाद? एटीपी तो आपने यूज करना है एनर्जी के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पे वेस्ट है जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मींस कि वो चीज जिसे आपने एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट करवाना है। सेकेंड जो आप फूड में एनिमल्स लेते हैं प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, और जब इनको ब्रेक डाउन करवाया जाएगा तो जो एनर्जी है उससे आप यूटिलाइज कर लोगे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसके अंदर जिसे आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बोलोगे वो अमोनिया है, यूरिया है एंड यूरिक एसिड है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड किस कंडीशन में इस फॉर्म में सिक्रीट करवाए जाते हैं और क्यों करवाए जाते हैं ये हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से हैं। ये इंट्रोडक्शन है, डिटेल अभी हमने इनकी पढ़नी है, एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी। बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक्स में बेटे आपने पार्ट 1 में पढ़ा था कि प्लांट्स में दो टाइप्स के प्रोसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दोनों की इक्वेशंस मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, आल्दो आपने पहले पढ़ी हुई है, रिकॉल कर लेते हैं इसे। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड प्रोड्यूस हो रही होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज को या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करवा रहे थे, ऑक्सीजन एंड वाटर। ये दो प्लांट्स के लिए अननेसेसरी प्रोडक्ट्स थे। ओके, अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस की इक्वेशन हमने लिखी, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ग्लूकोज है ये प्लांट्स खुद भी यूज करेंगे और स्टोर भी कर देंगे स्टार्च की फॉर्म में, जिसे हम बाद में एज अ एनर्जी यूज करते हैं। ओके, इस प्रोसेस में ये ऑक्सीजन एंड वाटर ये दोनों जो हैं प्लांट्स के लिए अननेसेसरी हैं, प्लांट्स इसको यूज नहीं करते। तो इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में डे के टाइम में बिकॉज हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो डे टाइम में फिर यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑक्सीजन एंड वाटर होंगे इन केस ऑफ प्लांट्स। तो डे टाइम में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑक्सीजन एंड वाटर हैं। ओके, सेकंड प्रोसीजर जो कि इन केस ऑफ प्लांट्स होता है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेटे आपको पता है फूड की ब्रेक डाउन को कहते हैं, उसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करवाया जाता है और एटीपी के मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी इसमें सिंथेसाइज होता है। ओके, रेस्पिरेटरी जो प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के वो ड्यूरिंग नाइट काउंट किए जाते हैं। तो आपने जैसे फर्स्ट ईयर में बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ये दोनों प्रोसेस डे टाइम में हो रहे होते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है वो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेता है। ये आपने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। दोनों प्रोसेस प्लांट्स के अंदर हो रहे होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो
हाई रेट पे हो रहा होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस की थी, वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा होता है फूड को बनाने के लिए। ओके, सो ड्यूरिंग डे टाइम फिर हमने क्यों बोला कि जस्ट ऑक्सीजन एंड वाटर ही है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो डे टाइम में भी हो रही है, बिकॉज जितनी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसे प्लांट्स ने यूज कर लिया है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉडी के अंदर नहीं बची है, जो बन रही थी वो उसे यूज करी जा रहा है फूड बनाने के लिए। ठीक है, सो ड्यूरिंग डे टाइम फिर आप जस्ट फोटोसिंथेसिस के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलोगे। रेस्पिरेशन हमने बोला कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर, ये ड्यूरिंग नाइट इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, ये डे टाइम में, और ये ड्यूरिंग नाइट इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। ड्यूरिंग नाइट इसके ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज रात के टाइम पे सनलाइट नहीं है तो इट मीन्स कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करना था वो रुक गया है। ठीक है, उसके स्टॉप होने की वजह से अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रही होती है वो एयर के अंदर रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, सो प्लांट्स के केस में दो तरह के प्रोसेस हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है तो ड्यूरिंग डे टाइम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑक्सीजन एंड वाटर हैं। ड्यूरिंग नाइट बिकॉज रेस्पिरेशन का रेट ज़्यादा है तो ड्यूरिंग नाइट फिर इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैं, एटीपी वो यूज़ कर रहा है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, सो ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्लांट्स के ड्यूरिंग डे टाइम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है और रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग नाइट टाइम कौन कौन से हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है कि अगर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम हो रही है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जस्ट ऑक्सीजन एंड वाटर ही क्यों है। तो आप इसका क्या आंसर करोगे कि रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी उसे फोटोसिंथेसिस ने अपनी फूड बनाने के लिए यूज़ कर लिया था, इसलिए आप रेस्पिरेशन के वेस्ट प्रोडक्ट को ड्यूरिंग नाइट ही काउंट करते हो, ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज वो यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए आप उसे काउंट नहीं करते। ओके, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था एक्सक्रीशन का। अब हम आने वाले लेक्चर में जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें प्लांट्स की एक्सक्रीशन डिटेल के साथ स्टार्ट करेंगे और ये पढ़ेंगे कि उनके कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से बॉडी के पार्ट एक्सक्रीशन करवा रहे हैं, और ये आपने उसका पहले ही पढ़ लिया कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आप पढ़ोगे प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिटेल के साथ उनके स्ट्रक्चर्स और किस तरह से एक्सक्रीशन हो रही है। तो प्लांट्स में फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन में या इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में बेटे आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे बेटे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।